आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। राहुल ने कहा कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में सीएम पद के लिए चुना गया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें राहुल गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई सीनियर नेता मौजूद थे। हालांकि रेवंत रेड्डी के नाम की आधिकारिक घोषणा हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद की जाएगी। रेवंत 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में पार्टी की जीत के बाद से सीएम पद के लिए रेवंत रेड्डी का नाम लगभग तय माना जा रहा था। 6 दिसंबर की शाम उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था, लेकिन पार्टी में विरोध के चलते इसे रद्द करना पड़ा। सीएम के रूप में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण का विरोध करने वालों में पूर्व तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी का भी नाम भी शामिल है। पूर्व सीएलपी नेता भट्टी विक्रमा का नाम भी शामिल है। पूर्व मंत्री कोमट्टी रेड्डी वेंकट रेड्डी, पूर्व डेप्यूटी सीएम दामोदर राजन सिंघा इसमें शामिल हैं। कई नेताओं ने रेवंत रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये पहला मौका नहीं है जब रेवंत रेड्डी को पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले जब 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का प्रभार सौंपा गया था, तब भी उन पर पद पाने के लिए करोड़ों रुपए देने का आरोप लगा था। फिलहाल अब नाम तय हो गया है। इसके साथ बीआरएस पार्टी ने इल्जामों की झड़ी भी लगानी शुरू कर दी है। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है और इस तरह के इल्जाम कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर होगी आज की चर्चा और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मान अल हाजरी साहब। आपका इस्तकबाल है उस्मान साहब, बहुत बहुत से इस्तकबाल है। और बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आज़ाद हमारे साथ है, बहुत सीनियर लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है अबरार साहब। बीआरएस लीडर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सरकार बनाई है तो मुबारकबाद भी दी जानी चाहिए और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा उस्मान अल हाजी साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी सरकार बनी। आप बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन फिर भी आपकी अब सरकार बन गई है तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ये आप भी उम्मीद कर रहे होंगे। बड़ा सवाल अब मेरा सीधा अब आपसे ये है, क्यों जब रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी मजबूत हुई है, रेवंत रेड्डी ने ही इलेक्शन में कांग्रेस को मजबूत किया है, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें चल रही हैं, फिर इस तरह का विरोध क्यों, उनके नाम पर इस तरह के ऐतराज क्यों जताए जा रहे हैं? आपसे सवाल है उस्मान अल हाजी साहब। हर पार्टी में होता है, इस कांग्रेस पार्टी को आज इस मुकाम पे लाने में कलीदी जो किरदार निभाए हैं वो रेवंत रेड्डी साहब। रेवंत रेड्डी जब आए हैं उसके बाद से तमाम रियासत में एक जोश खरोश पैदा हुआ और रेवंत रेड्डी ने खरिया हर गांव फिरकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं कि भट्टी विक्रमार्का साहब भी बहुत काम किए हैं और साबिका हमारे जो सदर थे उत्तम कुमार रेड्डी साहब का भी बहुत ही उसमें काफ़ी कदीम पुराने हमारे कांग्रेस पार्टी के कायद हैं, एमपी भी हैं। और दीगर जो भी एतराज़ जो भी हुआ है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनको जब ये मौका मिल रहा है तो उन्हें इस रियासत का इख्तियार आला उनको सौंपा जाए। लेकिन सबको मालूम है जिस तरह से रेवंत रेड्डी साहब ने पार्टी के लिए जिस मेहनत और मशक्क़त से लोगों को इकजा किया है, जो उससे सारी रियासत की अवाम उसका नतीजा कांग्रेस पार्टी के जो जद्दोजहद रही रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में आज सामने है, सबके सामने। ये बातें तो तय हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। अब यानी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह सब मिलकर ही दिल्ली में तय हो चुका है और रेवंत रेड्डी साहब वज़ीर आला यहाँ कर इंशाअल्लाह ताला। मतलब हमारे दर्शक भी और हम भी अब इस बार में कोई मतलब शक ना करें कि रेवंत रेड्डी ही सीएम बनने वाले हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। जी ठीक है, अबरार हुसैन साहब आपके पास मैं आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और न सिर्फ अपने लिए अपने से सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ा, बल्कि इस बार तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं बीएसपी की मौजूदगी देखने को मिली है। हार की क्या वजह रही वो भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये उठ जाता है, आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, अब कांग्रेस की सरकार में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को दिल
बिलखुसूस रेवंत रेड्डी साहब को और तमाम कांग्रेस बॉडी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कामयाब कोशिशें की और जो सबसे बड़ा चैलेंज था ये केसीआर गवर्नमेंट को रिप्लेस करने का, उसमें वो कामयाब रहे। ठीक है। और फिर अभी हुकूमत में आने के लिए जिस तरह इलेक्शन के माहौल में जिस तरह का कंपटीशन चल रहा था, यानी कि स्कीमात में 500 रुपए 400 रुपए गैस सिलेंडर पे या 6 गारंटीज की बात हो रही थी, वक्फ को जुडिशल पावर देने की बात हुई थी, सब प्लान माइनॉरिटीज को सब प्लान देने की बात हुई थी, और जो है ना वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई थी। और साबिक़ा में अगर कांग्रेस पार्टी का अगर जायजा लिया जाए तो अब जो कांग्रेस पार्टी में जो मौजूद चेहरे हैं वो चेहरों के कहीं ना कहीं हाथ रंगे हुए हैं वक्फ जायदादों के मामलात में, वो चाहे ज़ाहिर हो या छुपे हुए हो, लेकिन अवाम से छुपे हुए नहीं है। अवाम हर तरह को हर शहर को जानती है, वो भले ही लेकिन वो पुराने लीडर अब कहाँ हैं? 10 साल लगभग सरकार हो गए हैं कांग्रेस को, अब इस तरह के इल्जाम अभी सरकार बनी भी नहीं है। लीडर जब तक जमीन में नहीं जाता है या आग में नहीं झोंका जाता है, जब तक वो जिंदा रहता है और वो मौजूद रहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत हाल में, अगर वो पोजीशन में नहीं रहेगा, पावर में नहीं रहेगा, तो भी उसके असरात रहेंगे तो है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग जो साबिक़ा में मतलब मारूफ चोर रहे हैं और मारूफ जो है ना उन्होंने अपनी खिदमत की है इस घोटाले में, वो चाहे आज की जो लोकल जमात है उनके साथ अलायंस के साथ भी वो लोग काम किए हैं, क्या अब दोबारा उनसे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद की जा सकती है? क्या वो जो इंक्रोचमेंट हुए हैं, कब्जे हुए हैं, वो क्या दोबारा हासिल किया जा सकता है? जो सबसे बड़ा लैंको हिल्स का जो मामला था, इसमें केसीआर साहब कांग्रेस को, क्योंकि मैं खुद भी मेरा वक्त 20 साल उनके साथ में गुजारा, लगड़ा पार्टी राजगोपाल पे हो या केस सबमिट किए लोकल अदालत में, हर तरह से हुकूमत उसमें जीते, वक्फ बोर्ड जीतते रहा। फिर जब तेलंगाना बनने के बाद में जो वादे उनके थे कि मैं तेलंगाना बनने के बाद ये जायदाद जो है ना लैंको हिल्स की मुसलमानों को वापस कर दूंगा, उसके बरखिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है ना वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े रहे, वक्फ बोर्ड के जो रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिए और वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की माहौल को बदल दिए, वकला को बदल दिए। बिल आखिर वहाँ पे वक्फ बोर्ड नाकाम हो गया और हुकूमत जीत गई। अब वो जो दावा करने वाली जमात टीआरएस जमात जो है ना खोखला साबित हुई, वो कांग्रेस पे इल्जाम लगाती रही। अब दोबारा कांग्रेस को ये मौका आया तो कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा? कांग्रेस क्या करेगी? क्या अपनी गलती को सुधारेंगी? क्या जो पहली बार जिसपे किए थे, जिसके खिलाफ में टीआरएस को मौका दिए थे मुसलमान, फिर आज टीआरएस के खिलाफ दोबारा कांग्रेस को मौका दिए, तो कांग्रेस क्या दोबारा अपनी गलती को सुधारेगी या जुडिशल पावर के जरिए वक्फ जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ और वो जो जायदादें कब्जा हुई है उनको रिकवर करेगी? मैं समझता हूँ अबरार हुसैन साहब, आपने जितने भी ये सवाल उठाए हैं, जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, एक हमारे पास जो उस्मान अल हाजिरी साहब बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये सही पर्सन है इसका सही जवाब देने के लिए, क्योंकि उस्मान अल हाजिरी साहब को भी इसीलिए जाना जाता है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर अक्सर लड़ते रहे हैं और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अबरार हुसैन साहब, आप जो सवाल उठा रहे थे मैं अब उसी का जवाब ले लेता हूँ सीधे तौर पर उस्मान अल हाजिरी साहब से। उस्मान साहब, देखिए इल्ज़ाम आपने सुने हैं, बात आपने सुनी है, जो भी कुछ है आपके सामने है। सवाल अब सीधा सीधा सिंपल सा हो जाता है कि आपकी एक जिम्मेदारी रही 10 साल आप विपक्ष में रहते हुए, आपने जो है विपक्ष के तौर पर और एक जो वक्फ की जायदादें हैं उसको लेकर जो किया है, काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। अब क्या वही चीज़ें दोहरानी होंगी या वाकई कुछ जो सरकार है इसमें कुछ चेंज देखने को मिलने वाला है? थोड़ा माजी के तरफ हमको जाना चाहिए जी। तेलंगाना के लिए हैदराबाद का ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर मेरी अरेस्टिंग नहीं हुई। ओके। सबसे पहले माइनॉरिटीज़ का जो कन्वेंशन करे हम शुजा कॉलेज ग्राउंड कारवान में किए। जी। जिस तरह से झूठे वादे करके मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाकर केसीआर ने वक्फ को जुडिशल पावर का जो वादा किया था, मुसलमानों से 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, मुख्तसर जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि लैंको के पास भी हम मुजाहरा करे सोए, लैंको के पास भी अरेस्टिंग हुई थी हम लोगों की। ये केसीआर साहब जो मुसलसिल बोलते रहे कि हम मुसलमानों को साथ लेकर ये लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को बसा दूंगा, इस तरह से इस्तेसाल किए जज्बात का। और उसके बाद जब तेलंगाना तश्कील पाया,
कोई ऐसा पुलिस स्टेशन न रहा जिससे अभी जैसी बात हुई कि मुकामी जमात के जानिब से हमेशा तेलंगाना की मुखालिफत की जाती रही कि मुसलमान तेलंगाना अलहदा तेलंगाना के ख़िलाफ़ हैं। जब भी बयान आता था दूसरे दिन उस्मान अल हाजरी अपने साथियों के साथ, जिसमें इनायत अली बाखरी भी हमारे साथ हुआ करते थे जी, अब्दुल मुखीत चंदा भी हुआ करते थे, जी। ऐसे कई लोग सिर्फ तेलंगाना के लिए हम लोगों ने वहाँ पर उन जैसे चार मीनार पुलिस स्टेशन हो, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हो, जब भी चंद्रायन गुट्टा अगर उधर से कोई बयान आता, हम चंद्रायन गुट्टे में ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे अरेस्टिंग दिए। हाई कोर्ट के घेराबंदी का हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबा किया, जिसमें किसी हद तक हम ओयू के स्टूडेंट्स को बुलाकर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हम मुजाहरा करे, धरना दिए और अरेस्टिंग दिए। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उनके हुकूक मिल जाएं, जिस तरह से केसीआर ने वादा किया था। ठीक है। बिलाखिर इन्होंने जो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया था दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के 1654 एकड़ ज़मीन, उसको ट्रिब्यूनल में जीतने के बाद हाई कोर्ट में उसको हमने वहाँ भी यानी वक्फ बोर्ड को कामयाबी हासिल हुई। और फिर यहाँ पर एक नुक्ता फिर ये है, हाई कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी भी वन ऑफ द पिटिशनर थे। हाई कोर्ट में भी हम जीत गए। इसके खिलाफ दी देन जो गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की इसके खिलाफ। वहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी गायब हो गए, सुप्रीम कोर्ट रुजू नहीं हुए। और इसके बाद जो हुआ उसके खिलाफ हम लोग धरने दिए, कई मरतबा अरेस्टिंग दिए, और वहाँ पर एक बहुत ही दियानतदार तहसीलदार थे जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, और उनको वहाँ से जिस तरह जैसे ही मालूम हुआ केसीआर गवर्नमेंट को, वहाँ से फौरी आर्डर के साथ उनको वापस बुला लिए। ठीक है। अब क्या आपकी सरकार में भी अब यही होने वाला है? इंशाअल्लाह ताला हम जिसके लिए हम एक जहदकार है, तमाम साथी इस सिलसिले में जानते हैं। हमारा मकसद वक्फ को, अभी जुडिशल पावर की बात हुई है, सेंट्रल एक्ट है जुडिशल पावर लेने के वास्ते। इंशाअल्लाह 24 में इंशाअल्लाह इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पर, इंडिया जो गठबंधन है अलायंस, वो इंशाअल्लाह इख्तिदार हासिल करेगा। और ये यहाँ पर जो जिस तरह से धांधली हुई उसके ख़िलाफ़ हम वक्फ को जुडिशल पावर देने के वास्ते, और लैंको का जो मसला है, जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि हम वहाँ पर रिव्यू पिटिशन दाखिल करें, वहाँ पर रिव्यू पिटिशन का आज तक कोई पता नहीं है। सिर्फ ज़ुबानी तौर पर वहाँ रिव्यू पिटिशन की बात होती, रिव्यू पिटिशन के लिए जो वकील का नाम रखा गया वो उनका भी आज तक उस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आया। हम मुसलसल दिल्ली से भी रब्त में हैं, और वक्फ, चूँकि वक्फ हमारी रीढ़ की हड्डी है, मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है, जो बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए, हमारे गरीबों के यानी अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए। चलिए, मैं यहीं से इस बीआरएस लीडर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी इस्तकबाल है। आप चार मीनार से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत करीबी मुकाबले में आप भी शिकस्त का सामना आपने को करना पड़ा, लेकिन वो एक अलग मसला है क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं चीज़ें दूसरी तरफ देखने को मिली। सलाउद्दीन साहब, बड़ा सवाल अब आप यहाँ से आपसे सीधे तौर पर मैं यहाँ से जानना चाहूँगा, आपने चुनाव बहुत नज़दीकी से देखा है, आपने खुद ने चुनाव लड़ा है और पार्टी के भी चुनाव लड़वाया है, क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई कि बीआरएस इस बार सरकार नहीं बना पाई और अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाई? जी देखिए साहब, सबसे पहले डेमोक्रेसी है जी, मैं अवाम का जो फैसला था उसको हमारे सीएम साहब भी को कबूल करे, मैं भी उसको कबूल करता हूँ। ठीक है। ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ कमी हुई है जिसको हम तस्लीम करते हैं जी, वरना हम तो जो है सारी रियासत के अंदर हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स थे और जो हमारे तेलंगाना रियासत के डेवलपमेंट्स है जी, वो काफ़ी हद तक सारे हिंदुस्तान के लोग उसको सराहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो अब ये कुछ हो जाता है जो अपने को मालूम नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ हुए होंगे। और मैं समझता हूँ जो पार्टी के हमारे जिम्मेदार थे, जैसा एमएलएज होते थे जी, या और जो दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह जो थे, शायद वो लोग भी अपने काम के अंदर पूरी तरह पब्लिक को मोबिलाइज नहीं कर पाए। वो लोग किस तरह से हमारे वेलफेयर स्कीम्स थे, डेवलपमेंट्स थे, वो मोबिलाइज नहीं कर पाए वो लोग।
ऐसा मैं समझता हूँ। पार्टी उसके लिए गौर व फिक्र कर रही है, पूरे हर जाविये से उसकी तहकीकात कर रही है। इंशाल्लाह जब हम इख्तिदार में थे तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे, आज हम शिकस्त खा चुके हैं तो भी हम उसको तस्लीम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलेंगे। हाँ, अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे के रास्ते हम इससे बेहतर बनाएंगे। आने वाले लोकसभा इलेक्शन की हम तैयारी पूरी तरह उसी के ऊपर मनसूबाबंद तरीके से हम काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि मैं बीआरएस लीडर के बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमने जो है जो सुनहरा तेलंगाना देने की बात कही थी वो काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब रहे, अब हम वाकई एक सुनहरा तेलंगाना कांग्रेस को सौंप रहे हैं। क्या लगता है वाकई वो सुनहरा तेलंगाना वाला ख्वाब पूरा हो पाया था? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी हिंदुस्तान की सियासत की माँ है, वो कांग्रेस पार्टी भी, ठीक है, और वो भी काफ़ी अरसे तक झूले में झूलते रही, इधर से उधर उधर से इधर। तो अब उनको भी इस बात का एहसास है कि अब जो आए हैं अगर वो पब्लिक का काम नहीं करेंगे तो पब्लिक उन्हें भी नकार देगी उन्हें। मैं समझता हूँ वो लोग जो वादे किए हैं, खास करके राहुल गांधी, खड़गे साहब या मुकामी जो लीडर्स है रेवंत रेड्डी, ये लोग सब अश्योरेंस दिए पब्लिक को कि हम अच्छे से अच्छा करेंगे। तो वो हिसाब से जो है उम्मीद तो यही है कि वो अच्छा ही काम करेंगे। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अबरार हुसैन साहब, आपसे सवाल मैं लेना चाहूँगा। बाकी अभी चैलेंजेस को लेकर बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि शायद हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कमी रही है। उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि जो गारंटियाँ दी हैं, अभी अगर हम बीआरएस लीडर्स की बात करें या अपोजिशन की इस वक्त के बात करें हम, तो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं कि कर्नाटका में तो वो गारंटियाँ पूरी नहीं हुई, तेलंगाना में क्या लगता है कि वो गारंटियाँ पूरी हो पाएंगी? सबसे पहले अभी ब्रेक में जाने से पहले हमारे जो उस्मान हाजिरी साहब का वजाहती एक बयान था वक्फ के सिलसिले से लेकर के, आपकी शख्सी तौर पे आप वक्फ प्रोटेक्शन का में काम कर रहे हैं, आपके ज़ाती तौर पर आप हमेशा वक्फ को तहफ़्फ़ुज़ में आगे रहें। लेकिन जहाँ तक जो है ना अभी सेंट्रल एक्ट की बात आई, 2024 की बात आई, तो इस वक्त में इस बात का तस्करा नहीं था जब माइनॉरिटी का जो एक मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, उसमें जो है ना वक्फ को जुडिशल पावर देने की बात की गई। तो जो गलती टीआरएस पार्टी ने की वही गलती कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या जैसा टीआरएस पार्टी मुसलमानों को बहलाई फुसलाई हुकूमत में आई, क्या फिर अब कांग्रेस पार्टी भी वही नहज पे चलने वाली है? 2024 की बात कहाँ से आती है और जो है ना वक्फ एक्ट की बात कहाँ से आती है? अगर आपको आती है तो उसमें वजाहत कर देना चाहिए था कि 2024 में हम पावर में आएंगे, सेंट्रल में आएंगे, तो हम वक्फ एक्ट अमेंडमेंट करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट कर करके जुडिशल पावर जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक सवाल, ये चैलेंज। रही बात दूसरी कि जैसा हमारे मेरे साथी हम भी जो है ना चार मीनार के मुकाबले में साथ में थे, आप टीआरएस पार्टी के खामियां थी बोल के बता रहे हैं कि खामियां दरमियान में कहीं कमी पेशी हुई तो बात अलग है। केसीआर साहब के साथ मेरा वक्त गुजरा है, मैं काफ़ी तवील वक्त गुजारने के बाद ये बोल रहा हूँ कि केसीआर साहब एजुकेशन में जो केसीआर साहब थे हुकूमत आने के बाद में वो नहीं रहे। एक मुस्लिम परवर जो एक केसीआर थे वो नवाब की निज़ाम की बात करते थे और तमाम जो ना मुसलमानों की बात करते थे, यहाँ के खानों की तहजीब की तमाम चीज़ों की बात करते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में हुकूमत में आए तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना IAS IPSों की कमी है, पावर का प्रॉब्लम है, नई गवर्नमेंट है, नई स्टेट है, संभलने का मौका चाहिए, ऐसा करके 2-3 साल निकाल दिए। अभी हुकूमत संभली ही थी कि सडन हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिए, एक इलेक्शन आ गया, लोग तब भी एतमाद किए कि हाँ वाकई वक्त कम मिला, शायद नहीं कर पाए, शायद करेंगे। 18 के बाद से 23 तक का पूरा 5 साल का मौका मिला, लेकिन 5 साल में धीरे धीरे उनके चेहरे की जो बनावट थी वो सामने आ गई और उनका असली चेहरा सामने आ गया। मुसलमानों ने वही चेहरा देख करके उनके खिलाफ वोट दिया। किसकी तायद में वोट दिया वो सवाल नहीं था, टीआरएस पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जिसी की वजह से 100% माइंडेड और कांग्रेस के साथ आया और कांग्रेस की जो उम्मीदें दिलाई गई हैं उस पर यकीन किए। देखिए मुसलमान बड़े ही जो है ना यकीन के साथ काम करते हैं। अगर आप उनके साथ धोखे की नीयत से भी कोई वादा किया जाएगा तो उसको मान लेते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन वो एक ही बार डसता है। मुसलमान एक बिल से 2 बार नहीं डसे जाता। तो लिहाजा अब चैलेंजेस है कांग्रेस के सामने, क्योंकि अभी मौका शुरू हुआ है, अभी का भी फैसला करना गलत है, लेकिन आगे कैसा कर पाते हैं उस पर आगे की बात तय होगी। चलिए उस्मान साहब, बड़ा सवाल यही है कि बीआरएस ने वो गलती की थी
उन्होंने जुडिशल पावर देने की बात कही, लेकिन जुडिशल पावर वो नहीं दे पाए। उन्होंने 12% रिजर्वेशन देने की बात करी, 12% रिजर्वेशन नहीं दे पाए, नाकाम रहे। 12% रिजर्वेशन उन्होंने असेंबली में पास भी करा दिया, लेकिन कहा कि नहीं, अब ये जो मामला है ये केंद्र का मामला है, जबकि सेंट्रल के साथ बीआरएस के अच्छे ताल्लुकात रहे। कई बिल पर उन्होंने बीआरएस ने समर्थन किया सेंट्रल को, तो कहीं ना कहीं बात मनवाई जा सकती थी, लेकिन वो इसमें भी फेल रहे। अब आप भी वही बात कर रहे हैं, फिर आपसे भी अभी शुरुआत में ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि नहीं, अभी ये सेंट्रल का मामला है, जब हम सेंट्रल में आएंगे तो हम देंगे। ये वाली भी ख्वाब दिखाने वाली बात नहीं हुई क्या? ये हक बात है, ये सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, वक्फ एक्ट सेंट्रल नहीं एक्ट है। वो अभी अबरार हुसैन साहब जो मैं वही वजाहत कर रहा हूँ जी जी, जिस तरह से मेरे भाई ने कहा कि यहाँ वादा किए, यहाँ वादा नहीं किए, हाँ। तो पहले कर देना चाहिए था। हाँ ये वक्फ एक्ट सेंट्रल एक्ट है, सबको ठीक। मालूम है। स्टेट में जिस तरह से नाकाम हुई, इन्होंने वादा किया था मुसलमानों के साथ कि वक्फ को जुडिशल पावर दूंगा, और उसके बाद उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था नहीं दे सकते। 12% रिजर्वेशन दूंगा बोले, वादा किए, उनको मालूम था नहीं दे सकते। ये भी बोले थे कि तमिलनाडु के तर्ज पे मैं दूंगा, नहीं दे सकते। मैं जो अभी आपसे इब्तिदाई जो हमारी गुफ्तगू हुई, नहीं, फिर कांग्रेस ने यही गलती क्यों की जब उनको भी मालूम हमारी था? बात हुई हाँ, कोर हाँ। कमेटी में, मैं खुद भी था भाई, ठीक है। हम वक्फ को जुडिशल पावर देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ तो बोले कि हम अगर यहाँ वादा करें, ये हमारा जो मंशूर अब आया, इसमें अगर हम वादा करें तो अब हम नहीं दे सकते। 24 में ज़रूर हमारी कामयाबी होगी, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ भी इंशाल्लाह इंडिया जो अलायंस है उसकी गवर्नमेंट बनेगी, हम वहाँ से पास कराएंगे बिल को, तब वक्फ को जुडिशल पावर हकीकी तौर पे दे सकते। दूसरी बात, जिस तरह से केसीआर साहब जो स्कीमात उनके जो लागू किए, कितने परसेंट मुसलमानों को 12% तो छोड़ दीजिए, कितने परसेंट डबल बेडरूम के स्कीम में मुसलमानों को दिए? 1% भी नहीं दिए बराबर। ऐसे ही दलितों को दलित बंधु के नाम पे लिए, सीधा जो दलाल जो ब्रोकर्स है 30% से 50% तक उन्होंने कमीशन खाया दलितों का, और बेचारों को कुछ भी नहीं है, चलो आ जा रहा है ये तो ले लेंगे। इस तरह से वो जो एमएलए, कारपोरेटर, एमपी के जो गरीबी लोग, वो लोग अपने अपने लोगों में नाम शामिल करवा के उनको दिया। आम दलित को इससे फायदा हासिल नहीं हुआ। तो यही गुस्सा था जिसकी ये वजह तो से सारे जगहों पे, सारे एक ही नहीं, कई स्कीमात आए। अभी 1 लाख और 2 लाख के यानी जो खर्जात यानी मुसलमानों के माइनॉरिटीज के लिए दिए गए, कितने मुसलमानों को दिए? पूरे मिला के 15,000 भी रियासत में नहीं दिए। कितने लाख मुसलमान हैं, कितने लाख बेरोजगार मुसलमान हैं, जबकि केसीआर ने वादा किया था कि हर खानदान से एक आदमी को इंशाल्लाह, उन्होंने वादा किया था कि एक आदमी को जॉब दिया जाएगा जो जॉबलेस है। कितनों को दिए? सिर्फ वादों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अगर उन्होंने वादों के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों ने सरकार बदल दी, अब आपको मौका मिल गया। लेकिन ये मौका मिला है, इस पर जो वादे हमारे, अभी भाई ने कहा कि वो 6 स्कीमात पर अमल नहीं हो रहा, किसी ने कहा, मैं यहीं से डायरेक्ट फोन करके कर्नाटक वालों से अभी लाइव बात करवा दे सकता हूँ, वीडियो कॉल करके, कि इन स्कीमात पर वहां अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं तो इसकी तरदीद पे यहीं से बात करवा दीजिए कि स्कीमात पर जो वादे किए गए थे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बिलखुसूस राहुल गांधी जी की जानिब से, उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम ज़ाब्ता जाकर तहकीक किए। फिर हमारे कई हैदराबाद ओल्ड सिटी में कर्नाटक के कई लोग हैं, बिदर, भालकी, इधर आसपास के लोग, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। और कांग्रेस तो अगर मान लीजिए कि चलिए केंद्र अभी जब तक 2024 का वो चुनाव नहीं हो जाते, आप वहां पर नहीं आ जाते, तब तक अगर मान लीजिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं, उनको फिर कैसे सॉल्व करें? तो आ गए भाई, जब अपोजिशन में रह के हम लड़ते रहे, हाँ। अब तो यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम वो तमाम जो जिनसे हुकूक छीने गए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह किया, जो लोग जिम्मेदार है, नहीं, आप भी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके जरिए से मैं उनकी बात पूरी होने तो फिर साहब से भी एक सवाल मैं आपसे रखूंगा आपके सामने। तो क्या वक्फ जुडिशल पावर का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेती है या नहीं लेती है? एक सवाल, क्या उसको मैनिफेस्टो में, मुस्लिम मैनिफेस्टो में उसको रखा गया था या नहीं रखा गया था? इसकी वजह। ठीक है, हाँ। उस पर बात हुई, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि झूठे वादे करना कांग्रेस पार्टी की
आदत अच्छा, नहीं मतलब है। आपके वो मैनिफेस्टो में था ही नहीं। बात हुई है, बात बिल्कुल हुई। हमारी बात हुई। हाँ। इसको चूंकि ये इस पर अमल नहीं किया जा सकता जब तक के सेंटर में नहीं आए, और सेंटर में आ रहे हैं। हाँ। हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात कि जब वहाँ पर ये मसले के बारे में बात होगी तो सब लोग जानते हैं हमको कि हम एक वक्फ एक्टिविस्ट हैं। अपोजिशन में रह के हम कई बार जेल को गए, अब गवर्नमेंट में रह के हम इस्लाह का काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी बात मानी जाएगी। और हम तमाम भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो इस्लाह का काम, जो भी भाई किसी भी पार्टी के साथ में उनका ताल्लुक हो, अगर वहाँ पर जो इस्लाह का काम करना है, जो लोग इसमें गासिबीन हैं उनके लिए निशानदेही करना चाहिए सब मिलके। और हम सब इसके लिए इंशाअल्लाह ताला जो ग्रैबिंग हो रही है उसको रोकने का काम करेंगे और रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब, सवाल आपसे है सीधे तौर पर। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बता दिया। बोले नहीं, डबल बेडरूम का बिल्कुल माइनॉरिटी को और SC ST समाज को बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला। पहला उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है आपके 2 बार की गवर्नमेंट में, इसको बिल्कुल आप नाकाम रहे इस मामले में। उसके अलावा उन्होंने कई इल्ज़ाम लगाए और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी आप पर इल्ज़ाम लगाए। क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, जितने भी वेलफेयर स्कीम, हाँ, जितने भी BRS पार्टी ने चालू की थी, आपको उसका अहम नुक्ता मैं बताता हूँ। ठीक है। एक, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजरने वाले, उसमें तमाम मजहब के, तमाम जाति धर्म, सभी तबके के लिए जो स्कीम्स है, जैसे शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी है, पेंशन है, ये जितने भी स्कीम थी वो जनरली सबके लिए थी, मखसूस किसी माइनॉरिटी के लिए या SC के लिए नहीं थी वो। मतलब जो भी अप्लाई करेगा उसको वो उसका मिल जाएगा, उसका सबको बराबर मसावियाना हक था यहाँ पर। ठीक है। रही डबल बेडरूम की बात, तो मेरे दोस्त जो हाजिरी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कलेक्टर ऑफिस से लिस्ट ले लीजिए, उसमें कितने मुसलमानों को लिए नहीं दिए वो आपको पता पड़ेगा। SC समुदाय के अंदर वहाँ पर तो कोई दूसरा माला मादिगा है, वाल्मीकि आता उसके अंदर, वो उन लोगों को भी जो दिए तो टोटल उनको ही जो सैंक्शन करी गवर्नमेंट, वो उन्हीं को मिला। नहीं मिलने का सवाल ही नहीं था, जितने सैंक्शन करे उन को मिले। और एक बात आपको एक बात बताता हूँ, BRS गवर्नमेंट ही हिंदुस्तान की वो वाहिद गवर्नमेंट थी कि सतह गुर्बत से, निचली जिंदगी से लेके आला सतह के जो जमींदार, जैसा हमें रैतो बंधु रैतो बीमा का है, हाँ। अगर किसी को 100 एकड़ की जमीन है, सरमाएदार की, जमींदार की, उसको भी वही पैसे मिल रहे हैं जो एक मामूली 20 कुंटे वाला या ये एक छोटी जमीन वाला है, उसको भी वही मुआवजा मिल रहा, अमीर को भी वही मुआवजा मिल रहा। तो ये वाहिद मुनफरिद स्कीम थी है, जिसमें सतह गुर्बत से लेके आला तबके तक सबको वो सब चीज मिली। यानी किसानों को उनका बराबर का हक मिला, 100% मिला। हाँ। आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए वो। अब रही आपकी दूसरी बातें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत, यानी आखिर में बनी, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है जी। 10 साल से पहले यहाँ का जो आप देखे होंगे, यहाँ के जो वो पानी का मसला था, करंट का मसला था, आज का माहौल देखिए आप 10 साल पहले का देख लीजिए कि यहाँ पर करंट बराबर मिल रहा, पानी बराबर मिल रहा, आपको जो है 5 रुपए में गरीबों के लिए जगह जगह अन्नपूर्णा कैंटीन लगी हुई है। तो हर सतह पे अगर आप जुबली हिल्स, गच्ची बौली, मणिकुंडा अगर इधर जाएंगे तो आप तसव्वुर करेंगे कि ये कोई विदेश में आ गए हम। आप ये चीज को गौर करिए कि डेवलपमेंट्स भी हुए, वेलफेयर भी हुआ यहाँ पर। अब मैं हमारे दोस्त हाजिरी साहब को ये कहना चाहता हूँ, हमारी उम्र 10 साल, और 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर फख्र से कहता हूँ मैं, ये KCR KTR की दूरंदेशी थी। पर कैपिटा इनकम आज सबसे हाईएस्ट तेलंगाना का है। आप ये बात चाहे कोई और अदर स्टेट भी होंगे, लेकिन हमारी आमदनी पर आदमी की इतनी सबसे नंबर 1 तेलंगाना की है यहाँ पर। ठीक है। एक बात, हाँ। BRS पार्टी ये 10 साल रूल करी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 46-47 साल यहाँ पर रूल करी। ठीक है। जब ना करंट बराबर मिलता था, ना पानी बराबर मिलता था, ना पब्लिक को ये सहूलतें थी। 60 रुपए वजीफे के थे, आज जो बेवाओं को उनको दे रहे उस टाइम पे। क्योंकि मेरा ताल्लुक TDP से था, मैं 35 साल से लगभग कई ओहदों पे रह चुका हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मुझे इज्जत मिली, और मैं यहाँ पर 2 बार असेंबली का इलेक्शन लड़ा मैं जी।
तो इससे पहले शायद मुझे याद है हाजिरी साहब भी टीडीपी से कारवान से इलेक्शन लड़े थे जी। उस टाइम पे। तो उस टाइम का डेवलपमेंट देखो, पर कैपिटा इनकम क्या था, आज का क्या है। आज यहाँ पर विदेश के लोग बुला बुला के यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया के अंदर यहाँ पर है, टेस्ला का यहाँ पर है। ऐसे कई चीज़ें, आप इस डेवलपमेंट को देखो, आप नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव वे में जाके सोचो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो हमने काम किया है वो उनको आगे बढ़ाएं, ना कि उनको बिल्कुल खत्म कर दें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ 10 साल के अंदर हमारी ये कारकर्दगी है। पिछले जो 47 साल कांग्रेस का दौर था, एक नजर माजी को हाल के आईने में देखकर मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि पिछला आपका रिकॉर्ड देख लो कांग्रेस का, हमारा बीच में एक 10 साल का वक्फा देखो। अब आने वाले टाइम में आप क्या क्या ये एश्योरेंस दे सकते, आप इस बात पे गौर करिए। चलिए सवाल ले लेता हूँ, और कुछ पॉइंट रहे तो मैं बाद में बोलूँगा। सलाउद्दीन लोधी साहब, एक मिनट भाई, मेरे से जवाब था भाई। जब तेलंगाना मिला तो बंजर तेलंगाना नहीं था, हाईटेक सिटी आ चुकी थी और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किसने इस मुल्क को, आपके सामने कितने बड़े बड़े डैम्स हैं, आईडीपीएल कौन दिए, आईडीएल कौन दिए, बड़े बड़े आलवेन कौन दिए। डेवलपमेंट की बात करें तो कांग्रेस के अलावा किसी ने भी इस मुल्क को जो टेक्नोलॉजी दी और जिस तरह से इस मुल्क को मजबूत किया, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, ना कहीं केसीआर साहब थे ना सलाउद्दीन अवैसी साहब थे। इस मुल्क को आज़ाद दी और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दिए। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, उसमें बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद देने। जब आज़ाद हुआ ये जो 10 साल के अंदर, ये बताइए 10 साल के अंदर जो जितना मखरूज आज ये स्टेट है, क्या उससे पहले था क्या? आज सबसे सामने है, सबके सामने आपके पास कितना बड़ा आज सानेहा हुआ है। आपके पास जो, फिर ये तो चैलेंज आपके लिए भी है ना कि अगर वो आपको एक कर्ज वाला स्टेट दे रहे हैं तो आप उसको डेवलप कैसे करेंगे। उनका कहना तो सीधे तौर पे है कि हम तो उनको एक आईटी हब देके जा रहे हैं, हम उनको हर वो चीज देके जा रहे हैं कि पानी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, हर चीज की सहूलत। बिजली कहाँ से खरीद रहे हैं? यहाँ से बिजली बाहर से ले रहे हैं। ये स्टेट मखरूज होता है, गालिबन छत्तीसगढ़ थे शायद बिजली खरीदारी। दूसरी बात कि आप चल के देखिए सतह गुर्बत से कितने नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह से अभी बताया कि हमने डबल बेडरूम, मुझे पता नहीं था, भाई साथ में आना, कई सर्टिफिकेट्स लाके दिखाता था जिसमें उन लोगों को डबल बेडरूम के सर्टिफिकेट्स दे दिए, बोले हमको वोट देना, हम जीतने के बाद आपके हवाले करेंगे। अच्छा। ये तो जिंदगी। और वहां पर जो ओल्ड सिटी में जगह जगह जिस तरह से कचरा, नाले, गंदगी, डेवलपमेंट के नाम पे कारवान असेंबली में 849 करोड़ डेवलपमेंट के नाम पे लगाए गए। जगह जगह गंदगी फैली। एक यही नहीं, पूरी ओल्ड सिटी का तकरीबन इलाकों का ये हाल है कि लोग सतह गुर्बत से निचली जिंदगी गुजार रहे हैं। वो देखें असल जिंदगी गरीबों के साथ, अवाम की अक्सरियत जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन में जिंदगी गुजार रही है, उनको क्या मिला? अब तरक्की हो रही है हर जगह, तरक्की के नाम पे कर्जे। तो आप उस चैलेंज को कबूल करते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें दी हैं, वो उसको आगे बढ़ा के दिखाइए। हमने ही उसका, हमने और बाबू साहब के दौर में भी हुआ है, बहुत काम हुआ है। हमने इस स्टेट को जो आज मौजूद है इसकी तरक्की के लिए हम जरूर इंशाल्लाह, और मजीद इसमें क्या हो सकता और करते जाएंगे। अबरार हुसैन आज़ाद साहब, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे लेकिन उनका जवाब भी ज़रूरी हो गया था, तो अब आप अपनी बात रखें। क्या मैं सलाउद्दीन लोधी साहब से इस बात का सवाल करता हूं जो उस्मान हाजी साहब का सवाल करते हैं। मैं वही सवाल दोहराता हूं जी कि दलित बंधु स्कीम के जरिए जो फ़ायदा पहुंचाया गया था वो MLA, मिनिस्टर, कॉर्पोरेटर और उनके मातहत रहने वाले लोगों को, हवारियों को दिया गया था, और जिसमें 30% से 50% की जो है ना करप्शन था। और वो करप्शन का सबूत ये है कि इस रियासत का पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजैया जो वरंगल से बिलोंग्स करता है MLA, वो 3 करोड़ रुपए का चेक ला करके केसीआर साहब को ये देता है कि मैं दलित बंधुओं में 3 लाख के हिसाब से चोरी किया था, मेरा ज़मीर जाग गया, ये 100 लोगों की चोरी के पैसे हैं, ये 3 करोड़ रुपए आप लीजिए।
फिर उसको कंपटीशन पे कई एमएलए बोलते कि आप ही ईमानदार है, मैं भी छोर हूँ लेकिन मेरे में भी ईमानदारी है, ये लाकर दिए। ये बड़ा actually इल्जाम लगा रहे हैं। हकीकत है ये। हम्म, आप इसके लिए मेरे से आप लास्ट सवाल करिए, मैं इसकी प्रेस रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है। ये राजैया जब दिया उसके कई एमएलए करोड़ों रुपया लाकर दिए। हाँ। ये बोल करके कि हमने दलित बंधु में 10 लाख के बजाय किसी को 3 लाख कम करके, किसी को 2 लाख कम करके, किसी को 5 लाख कम करके दिए। लेकिन दलित बंधु दिया किसको गया? सवाल ये है। अगर मैं मुर्शिदाबाद से बिलोंग्स करता हूँ, जितने अखबार के रिपोर्टर्स हैं उनको दलित बंधु के नाम से पैसा दिया गया ताकि मीडिया को कैप्चर किया रखा जाए, किसी ना किसी गवर्नमेंट की स्कीम के जरिए अपनी जबान अपनी बात करवाई जाए। और वो जो लोग अपने अतराफ में घूमते हैं उन्हीं को दलित बंधु स्कीम दी गई है, आम पब्लिक के लिए नहीं दी गई है। यही बात उस्मान हाजी साहब बता रहे थे। तो शायद आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि ज़मीनी सतह पे ये सूरत हाल है। अपने एमएलए लाकर पैसे दे रहे हैं केसीआर साहब को, ये कैफियत है। और आप पर कैपिटा इनकम की बात किए, चलो बड़ी बात है, चलो पर कैपिटा इनकम, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 65,000 करोड़ जो खर्च था वो 5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ गया है। चिदम्बरम साहब का एक बयान आया था कि अबव 5 लाख करोड़ ये एक इनका जो है ना खर्च है। आपकी 30-40% इनकम स्टेट की सिर्फ इंटरेस्ट देने में जा रही है। हम क्या जो है ना काम करेंगे? ये जो वेलफेयर के नाम से ये जो तकसीम का जो ढंडोरा पीटा जा रहा है, ये जो पूरा चक्कर चलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है ना एक धुल्ला सा एक दे करके खर्जा उसके ऊपर लादा जा रहा है खर्जा। अब जो हुकूमत आई है ये आज जो है ना 5 तारीख है, अब तनख्वाह देने का मसला आता है। हुकूमत के अंदर बिल्कुल खजाना खाली है और तमाम वेंडर्स को 2-2, 3-3 साल से पैसे नहीं दे जा रहे। जो रेवेन्यू जीएचएमसी का रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू भी ट्रांसफर किया जा रहा है गवर्नमेंट में। तो ये सूरत हाल है। अब नई हुकूमत जब बनेगी भी तो कैसा चलाएगी? ये जानबूझ के इस तरह का माहौल तैयार किया गया कि नया अगर कोई हुकूमत आएगी हमारे अलावा तो वो स्टेबल नहीं हो सके, संभल नहीं सके। ये मैं आपको मेरी जानकारी से मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। सलाउद्दीन लोधी साहब, बड़ा आरोप इल्ज़ाम है आपके ऊपर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए साहब, जब इलेक्शन जब करीब आ गया था, अरे उम्मीद थी कि अब अनाउंस होएगा या जब, तो हमारे पास जो है एमएलएस की पूरी एक मीटिंग ली है केसीआर साहब जी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने तमाम एमएलएस मिनिस्टर को ये वार्न करे कि मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही है कि पब्लिक से जो है कुछ परसेंटेज कलेक्ट कर रहे बोल के, मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। अगर वो अपने आप को नहीं सुधार लेंगे तो उनको टिकट से महरूम कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं गलत किए हैं तो इसलिए अपने आप को सुधारने के लिए लाके दिए। अब आ रहे हैं आप। ठीक है, बात पूरी। अबरार साहब, जब मैं बात कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ सदक दिल से, मैं आपकी कबूल कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को तामीरी कर रहा हूँ, जो बात कबूल करने के वो भी कर रहा हूँ। आप बीच में आप कबूल कर रहे हैं मेरी बात ही आप नहीं, आप कबूल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप अबरार साहब अभी बीच में नहीं, वो अब अपना जवाब दे रहे हैं। अपना सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपना जवाब दें। जी, तो केसीआर साहब हमारे एमएलएस को ये वार्न करे, ठीक है, और उनको ये बोले थे कि ये छुट्टी कर देंगे। ठीक है। तो जाहिर बात है एमएलएस के हाथ के जो भी पीए वगैरह रहते या उनके कोई हार्टफेल्ट कोई भी फॉलोवर्स रहते हैं वो लोग करे होंगे वो, लेकिन सीएम साहब ने इसमें स्ट्रिक्ट उनको वार्न करे, टिकट से महरूम कर दूंगा अभी बोले। रही बात आप दोनों का जवाब है, आप जाके हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से आप मालूम कर लीजिए कि कितने कितने कैसा डबल बेडरूम मुस्लिम को दिए या नहीं दिए, दलितों को भी बराबर पहुंचे या नहीं पहुंचे, आप मालूम कर लिए। डबल बेडरूम मेरे सर्कल में जो लोग फिरते हैं, मेरे पास पार्टी के अंदर मेरे साथ जो रहते हैं, वो लोग बगैर किसी को 1 रुपया दिए उनको डबल बेडरूम आ गए उनको। ठीक है। और एक बात ये, जिनको आ गए वो लोग वहाँ जाके रहना नहीं चाह रहे, इसलिए कि डिस्टेंस है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, तो इसलिए वो लोग जा रहे नहीं। और जो रही चाबी देने की बात, चाबी के लिए भी कुछ मामूली से फॉर्मेलिटी है उसको पेपर सबमिट करने के, तो वो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। उनके मन में ये है कि हम सीधा ये मकान किसी को बेच देंगे, पैसे कलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, ये उनका सोच ऐसी है, क्योंकि मैं कई लोगों से वाकिफ हूँ जिनको मकान आए। अब रही है और एक बात, जब
इलेक्शन का माहौल जब शुरू हुआ था, जी मेरी बात हाजिरी साहब से, जनाब जब जो है आपका दूसरा वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया की, अब्दुल कलाम आज़ाद एक मुसलमान की आपके बैनर पे वर्किंग कमेटी में फोटो नहीं थी आपके, आप नकार नहीं सकते इस बात को। तो यहाँ पर तकाबुल मालूम हो रहा अपने को। जब उस टाइम पे किसी मुस्लिम लीडर का नाम नहीं लिए गए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है जो पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी जद्दोजहद लड़ झगड़ के अपनी बात को मनवा के वक्फ बोर्ड का इदारा मेरा अलग कायम होना, नहीं तो मैं रिजाइन कर देता हूँ बोले थे। आज उनकी फोटो गायब थी इनके आपके वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो शख्स है, एक वक्त आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज का कोई पोस्टमैन आके उनको आधी रात को खटका मारा, तो जब देखा कि चिराग जल रहा है और मौलाना आज़ाद कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वो उनके आदमी को बोले कि मेरे को मौलाना को ये अर्जेंट ये ख़त देना है और मैं खुद देना है, मेरे को ऑर्डर है वाइसराय का। जब वो शख्स उनके पास गया तो उन्होंने बोले तो मेरे पास क्यों लाए, गांधी कने जाना था, नेहरू कने जाना था। तो बोले वो लोग नहीं सो रहे थे, बोले वो लोग तो इसलिए आपके पास आए, आप जाग रहे थे इसलिए दे रहा हूँ। तो उन्होंने लेटर ले लिए, लेकर उन्होंने ये वो जो ख़त लाया था उसने ये पूछा कि मौलाना वो सब सो रहे, आप जाग रहे और काम भी कर रहे हैं आप, मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, उनकी कौम जाग रही है इसलिए वो सो रहे हैं बोले। तो ये हमारे कौमी कायदीन थे, उनकी फ़ोटो के बगैर आप किस तरह से जो है ना सेकुलरिज्म का दावा करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं। देखिए मेरे पास अब वक्त की कमी है, बहुत जल्द जवाब दीजिएगा और बहुत जल्दी मेरे सवाल भी आने वाले हैं आपसे। पहले तो अभी बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दे दीजिए। हुजूर निज़ाम की फोटो लगाने से मुसलमानों को दो आंख जिस तरह वो देखते थे क्या देखी गई। आलेर का एनकाउंटर हुआ, कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, 5 बच्चों को जुडिशियल कस्टडी में कत्ल कर दिया गया, मर्डर उसका कुछ हुआ, 7 मस्जिदें शहीद हुई मुसलमानों के तस्वीर की। मैं भी मजम्मत करता हूँ, मैं उन चीज़ों का मैं कोई तायद नहीं करता, लेकिन क्या मुसलमानों को उनके हुकूक दिए गए? आप वक्फ बोर्ड के बाजू जो गार्डन व्यू वक्फ कॉम्प्लेक्स है उसका एन इलेक्शन नोटिफिकेशन आने से पहले सिर्फ तख्ती लगा दिए, 23 करोड़ रुपए का उसका वो तकमील हो गई उसके कामों की बोल के लगा दिए। कहाँ है वो 23 करोड़ रुपए? कहाँ खाली, कई जगहों पे खाली ये यतीम खाना जो अनीसुल गुरबा वहाँ जाके उसका इनाग्रेशन, सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। इसीलिए मैं, मेरे बड़े भाई है, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन दर हकीकत मुसलमानों को धोखा दिया गया। आज वक्फ के सामने वो सारे सब आज जाके मैं खुद देखा और मैं खुद मीडिया को वहां पर बुलाकर ये जो धोखेबाजी हुई मुसलमानों के साथ, जिसमें महमूद अली साहब भी रास्त तौर पे शामिल रहे। महमूद अली साहब को अगर कोई दिखा तो यहां तक के उन्होंने गुस्ताखी करे, तौबा भी कर लिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से तकाबुल करे। शर्म आनी चाहिए, किसको किससे तकाबुल कर रहे हैं? उनके पैरों की जूतियों की धूल नहीं हो सकता कोई। ये इस तरह से मैं तमाम का इज्जत और एहतराम करते हुए मैं यही बोलूंगा कि चलिए अब एक अपनी बात जो गलत है वो गलत है, सिर्फ हमको धोखा दिया गया, खिलौने तो क्या गारंटी है? अब क्या गारंटी है अब आप नहीं देंगे? और पहला सवाल ये, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई इस बार स्टेबल सरकार दे पाएंगे? क्योंकि नहीं, आपके रेवंत रेड्डी के नाम पे बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं एतराज आ रहे हैं सामने जी। आप पिछली बार आपके देखे तो सारे गवर्नमेंट काफी सारे विधायक आपके बीआरएस में चले गए थे। वो हो गया, वो सारे चीजें मालूम हुए, जो ईमान फरोश किया, जो यानी दल बदल का काम हुआ, सारे के सारे हार चुके हैं बीआरएस में जाने के बाद। अभी जो रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में जो हुकूमत बन रही है इंशाल्लाह स्टेबल रहेगी और पूरे मियाद तकमील करेगी, और उसके बाद भी इंशाल्लाह जब कारकर्दगी अवाम के सामने आएगी तो आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। ठीक है अबरार साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, आप भी अब एक शॉर्ट उसमें मुझे बताएं कि क्या लगता है कि वाकई जो चैलेंजेस हैं वो जो कांग्रेस के सामने जो अभी गिनवाए जा रहे थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर हो चाहे और हो, वो वाकई इस बार स्टेबल सरकार दे पाएगी कांग्रेस और इन सारे चैलेंज को कबूल करते हुए आगे काम कर पाएगी? मैं आपका जवाब देने से पहले एक छोटा सा वजाहत हमारे सिकंदर लोधी साहब से करूँगा, उनके अल्फाज उनको दोहराऊँगा कि हम ओल्ड सिटी से डबल बेडरूम 30-40 किलोमीटर के दूर हम दिए हैं
लोग जाना नहीं चाह रहे, यानी कि आप उनको शहर बदर करना चाह रहे, आप उनको बेरोजगार करना चाह रहे, उनको तालीम से, रोजगार से, जिंदगियों से दूर करके जंगल में उनको कैद में डालना चाह रहे। डबल बेडरूम बनाए कि इसलिए कि शहर खाली किया जाए, लोगों को जो है ना घर के नाम से शहर बदर किया जाए, और फिर लोग चाह रहे, आप खुद वजाहत कर रहे हैं कि लोग चाह रहे कि हम इसको बेच देंगे, बेच के पैसे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि आपको सीधा समझ में नहीं आया। लोगों को पैसों की जरूरत है, लोग पैसा लेंगे तो कारोबार करेंगे, रोजगार करेंगे, उनको डबल बेडरूम दे के, डबल बेडरूम लेके, बेच के, पैसा ला के, पैसा इन्वेस्टमेंट करके उनको अपनी ज़िंदगी शहर में जीना है, वसाइल शहर में है, जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है शहर में है। तो ये सरासर नाकामी है ये हुकूमत की, केसीआर की। मैं आपकी ज़बान से वो बात बाहर आई, आप काबिल मुबारकबाद है कि आप अपनी खामियों को अभी एतराफ़ कर रहे हैं। अब रही बात सवाल चैलेंजेस की, चैलेंजेस मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ये जो मुश्किल चैलेंजेस इत्तेफाक़ी तौर पे मुश्किल नहीं है, मैं हुकूमत के बैकग्राउंड से होने के लिए बोल रहा हूँ कि जानबूझ के मुश्किल सिचुएशन लाकर खड़ा की गई है हुकूमत की। अगर हम आएंगे तो हम ऐसा ही चलाएंगे जैसा हम चला रहे थे, क्योंकि हम नेटवर्क में हैं। नई गवर्नमेंट आएंगी तो उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएं और वो चला नहीं पाए। ये एक्चुअली कंसेप्ट है। सलाउद्दीन लोधी साहब, क्या वाकई एक साजिश है कि अगर नई गवर्नमेंट आए तो कुछ ना कर पाए? ये भी शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। दूसरा सवाल ये कि वाकई क्यों इतनी दूर दिया गया? बस चंद मिनट में आप अब बात पूरी करें। देखिए, अपनी जो गुफ्तगू जो चल रही थी वो एक सही सिमत पे जारी थी। ठीक है, मैं एक बात सदक दिल से बताया था कि उन लोगों का इंटेंशन ये है। अब उसको एक इशू बनाए, मैं नहीं समझता उसकी बात का कोई जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, एक बात। दूसरा, जो हम अभी उस्मान अल हाजरी साहब जैसा बता रहे, अब आपको ये तमाम हमारी नाकामियां, कमजोरियां, सबकी जिम्मेदारी अब आप पर आ गई है। आप वो सबको फुलफिल करके बताइए। आपके हाथ में आ गया। हम इंतजार करेंगे उसका, चाहे वक्फ का मसला हो, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का हो, मुसलमानों का मसला हो, चाहे रिजर्वेशन में। मैं आपको बोल रहा हूँ, हम 12% देते बोले, असेंबली में बिल पास करके पार्लियामेंट भेज दिए। अब आप क्या एश्योरेंस देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? रिजर्वेशन किस में देना चाह रहे हैं? क्या आप पॉलिटिकल फील्ड में देना चाह रहे हैं या आम सीटों में या कहीं भी रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं? उसकी वजाहत करो। और जनरली जो कमजोरियां हम करें, जो इल्जाम आप हम पर लगा रहे, उसका आप एश्योरेंस दो। यहाँ पर पब्लिक की पूरी, यहाँ पर लाखों लोग देखेंगे डिबेट, उसके अंदर आप क्या एश्योरेंस देंगे? कितना टाइम लगेगा वो आप बताइए। अच्छी दूसरे मेरे बाबा की कमी है, तहकीकात होंगी तो बराबर एश्योरेंस दे रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे 1,30,000 करोड़ कहाँ गए? बनने से पहले ही वो नीचे धंसना शुरू हो गया। और दीगर जो मसाइल है, जांच कराएंगे ना बापा? जरूर इंशाल्लाह। डेप्यूटी सीएम मुस्लिम बनेगा कोई? अल्लाह आलम, मैं ये नहीं बोल सकता। जो चीज है, मिनिस्टर्स तो मिलने वाले हैं, अल्लाह आलम। मैं काम करने पे यकीन करता हूं। माइनॉरिटी के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, शायद जरूर करेंगे। कितने देंगे पोर्टफोलियो मुसलमानों को? चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है और अभी क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की कमी है। मैं इंशाल्लाह फिर कहीं अपनी जल्दी से। मैं अभी हमारे आज़ाद साहब जैसा बता रहे थे, पूरे हिंदुस्तान घुमा के उन्होंने रियासत के भी कई बातें बता दिए। मैं आप पहले अपनी बहुजन पार्टी का मुसाहबा कीजिए, वहाँ के हालात क्या हो गए, वो हाथी कहाँ सो रहा आपका, उसके बाद में इधर हाथी को भी जगाने की जरूरत है। ठीक है, हाँ। अभी क्योंकि कांग्रेस की सरकार अभी बनी है हाल ही में, तो अभी उनको मुझे लगता है कि काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन उनकी जो भी कमियां होंगी, कांग्रेस की रहे या बीआरएस की, मुंसिफ टीम ने हमेशा कोशिश की है कि जो सही मुद्दे हैं उनको डिबेट के जरिए उठाया जाए और मुद्दे मिटाया जाए। फिलहाल मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने मेजबान मुनीस अनवर को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज।